हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका एजे अनुज और स्वागत है आपका एक्सप्लोर ट्यूब पर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है इंसोम्निया। ये मूवी एक थ्रिलर ड्रामा है जहां एक डिटेक्टिव एक मर्डर के सिलसिले में इतना उलझ जाते हैं और इतना परेशान रहने लग जाते हैं कि उन्हें रात को नींद तक नहीं आती और बहुत से हेलुसिनेशंस भी होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो डिटेक्टिव जिनका नाम है डिटेक्टिव विल डॉमर एंड डिटेक्टिव हैम एकट, वो एलए यानी लॉस एंजलिस से अलास्का के एक छोटे से शहर में मर्डर के सिलसिले में वो आते हैं। केस होता है एक 17 साल की लड़की के मर्डर का जिसका नाम है के कॉनल। अब जब दोनों डिटेक्टिव अलास्का में लैंड करते हैं तब उनका वेलकम इंस्पेक्टर एली बर्न करती है और वो डिटेक्टिव विल डॉमर के काम की फैन होती है। वो उन्हें अपने साथ स्टेशन ले जाती है जहां उन्हें चीफ इंस्पेक्टर चार्ली बबल्स भी मिलते हैं जो कि डिटेक्टिव डॉमर के पुराने दोस्त भी होते हैं। चार्ली बबल उनका इंट्रोडक्शन अपने बाकी पुलिस साथियों से कराते हैं। डिटेक्टिव विल इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले फोरेंसिक लैब उस लड़की के बॉडी को इंस्पेक्ट करने जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि खूनी ने उसे मारने के बाद उसके बाल वॉश किए थे और उसके नाखून भी काटे थे। अब आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव उस लड़की के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक फटी हुई तस्वीर मिलती है जिसके आधे भाग में यानी जिसका कत्ल हुआ था और आधे भाग में उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम तान्या होता है। उन्हें उसके घर से कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस और ज्वेलरीज और कुछ किताबें भी मिलती है। साथ ही उन्हें ये भी पता लगता है कि जिस रात के का मर्डर हुआ था उसी दिन उसका झगड़ा उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम रैंडी स्ट्रेज है उससे हुआ था। उस रात दोनों डिटेक्टिव एक होटल जाते हैं जहां उन दोनों के बीच एक दूसरे केस के सिलसिले में बात होती है और हैम कहते हैं कि वो उनके खिलाफ गवाही देंगे। दोनों उसी होटल में ठहरते हैं। अगली सुबह रैंडी से पूछताछ करने वो उसके स्कूल जाते हैं। वो उससे कई सवाल पूछते हैं लेकिन वो किसी का भी आंसर ठीक तौर पे नहीं करता। डिटेक्टिव विल उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो के को मारता था। साथ ही वो उससे कहते हैं कि क्या के का कोई और फ्रेंड था। तब रैंडी उससे कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। डिटेक्टिव विल को एहसास होता है कि वो यानी के का बॉयफ्रेंड उसका खून नहीं कर सकता और खूनी कोई और है। उसके बाद वो सब स्टेशन पहुंचते हैं जहां बाकी कॉप्स को के का बैग एक बीच से मिला होता है। उस बैग में के का कुछ सामान, एक नॉवेल और एक उसकी डायरी मिलती है। डॉमर उस बैग में किताबें भरवाकर उसी लोकेशन पर वापस रखने के लिए कहता है और उसके अंदर से जो उन्हें सामान मिला होता है वो उसे अपने पास रख लेते हैं और साथ ही वो रेडियो पे ये अनाउंस करने के लिए कहते हैं कि जिसे भी के का बैग मिले वो उन्हें इन्फॉर्म करे। ये एक तरह से डॉमर का प्लान था खूनी को पकड़वाने के लिए। अब उनके इस प्लान के चलते खूनी बीच की तरफ आता है लेकिन वहाँ फॉग ज्यादा होने की वजह से खूनी वहाँ से भाग जाता है। सारे कॉप्स दो दो की टीम में डिवाइड होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं और डिटेक्टिव डॉमर जिसके साथ होते हैं उस पर वो खूनी दूर से गोली चला देता है और बहुत ज्यादा फॉग के कारण वो वापस गायब हो जाता है। अब डिटेक्टिव डॉमर अकेले ही आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर उन्हें एक आदमी धुंधला सा नजर आता है। उन्हें लगता है कि वो वही खूनी है और वो उस पर .9 mm की गोली चला देते हैं लेकिन वो असल में डिटेक्टिव हैम होते हैं और उस गोली की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस घटना से डॉमर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन पर इंटरनल अफेयर के सिलसिले में ऑलरेडी प्रेशर था जिसके गवाह डिटेक्टिव हैम होते हैं। तो इस बात से उनका शक डॉमर पे और बढ़ जाएगा। उन्हें वहीं एक .38 mm की गन मिलती है और वो अपने बाकी कैप्स से कहते हैं कि उन पर गोली उस खूनी ने चलाई है, यानी वो सबसे झूठ बोलते हैं और वो .38 mm वाली गन को अपने पास रख लेते हैं। उस घटना के बाद डॉमर को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। वहीं एली को डिटेक्टिव हैम के केस का इंचार्ज बना दिया जाता है। उस रात डॉमर को हेलुसिनेशंस की वजह से नींद भी नहीं आती। अगली सुबह एली डॉमर से हैम के केस में पूछताछ करती है कि उन्हें गोली की आवाज कहां से सुनाई दी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद वो सबूत की तलाश में उस बीच पर जाती है जहां उन्हें बुलेट .38 mm मिलता है और वो उसे लैब में भेज देते हैं आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए।
अब उस रात डॉमर एक सुनसान जगह पे जाते हैं और वो .38 mm वाली बुलेट से एक मरे हुए जानवर को शूट करते हैं और वापस उस बुलेट को उसी बॉडी से निकाल देते हैं। उसके बाद डॉर्मर उस लैब में जाते हैं जहां हैम का पोस्टमार्टम हुआ होता है। वहां सिस्टर उन्हें .9 mm वाली बुलेट हैंड ओवर कर देती है जो हैम की बॉडी से बरामद। अब डॉमर उस .9 mm वाली बुलेट को .38 mm वाली बुलेट से चेंज कर देते हैं ताकि सबको ये विश्वास हो जाए कि कत्ल उस खूनी ने ही किया था। अब यहाँ सिस्टर को ये नहीं पता लगता कि ये 9 mm वाली बुलेट है, मतलब उन्हें पता ही नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। लेकिन डॉर्मर अभी भी परेशान रहते हैं, उन्हें हेलुसिनेशन होते रहते हैं, साथ ही हैम का चेहरा भी नजर आने लगता है। अब उसी रात उन्हें एक कॉल आती है और कॉल करने वाला उन्हें कहता है कि उसने उन्हें हैम पर गोली चलाते हुए देख लिया था, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। अगली सुबह के की फनरल दिखाई जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड रैंडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड तान्या भी होती है। डॉमर तान्या को अपने साथ लिफ्ट देते हैं और उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है। वो उसे यानी तान्या को बताते हैं कि उसके और रैंडी के बीच में फिजिकल रिलेशंस है और ये बात के को पता चल गई थी। और बातों ही बातों में उस आदमी का भी नाम पूछते हैं जो के का सीक्रेट फ्रेंड था। तान्या उन्हें बताती है कि उसे ब्रॉडी कह के बुलाती है, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। उसके बाद डॉमर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि जो नॉवल के पास थी उस पे ऑथर का असली सिग्नेचर होता है और उन्हें वापस उस आदमी का कॉल आता है जिसने उन्हें पिछली रात कॉल किया था और कहा था कि डॉमर के हाथों ही हैम का कत्ल हुआ है। डॉमर बातचीत के दौरान उस नॉवल के ऑथर का नाम पढ़ते हैं जिसमें आगे की तरफ ऑथर का पेट नेम यानी ब्रॉडी लिखा होता है और पीछे की तरफ उनका फुल नेम वॉल्टर फ्रेंच लिखा होता है। वो बात करते हुए उस आदमी से मिलने के लिए कहते हैं। उसके तुरंत बाद डॉमर उस राइटर के घर में छापा मारने जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त घर में नहीं होता। फिर वो वहाँ कुछ सबूत ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी की तस्वीर नजर आती है, लेकिन इतने में वॉल्टर वहाँ पहुँच जाता है। वॉल्टर यानी कि वो राइटर वहाँ पहुँच जाता है और डॉमर को वो देख के भाग जाता है। फिर डॉमर बहुत देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता और वो वही आदमी होता है जो तस्वीर उस घर में मिली थी, यानी अब वो जानते हैं कि वो कैसा दिखता है। उसके बाद डॉमर उसके घर में पहुंचते हैं और .38 mm वाली गन को वहीं छुपा देते हैं ताकि उसे खूनी साबित किया जा सके। और वहीं उन्हें वॉल्टर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसे अंदाजा था कि वो वहीं पे होगा और साथ ही वो उसे अगली सुबह एक फेरी में मिलने के लिए कहता है। डिटेक्टिव डॉमर अगली सुबह वो पहुंच जाते हैं। उनके बीच बहुत सी बातें होती है इस केस को लेकर। वॉल्टर उसे बताता है कि उसने के को जानबूझ के नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था, उसी तरह जिस तरह डिटेक्टिव हैम की मौत एक एक्सीडेंट थी। और इसलिए वॉल्टर डॉमर को उनकी हेल्प के लिए कहता है ताकि वो भी डॉमर का सीक्रेट किसी और से ना बताए। और उस वक्त डॉमर इस बात के लिए रेडी हो जाता है। वॉल्टर उन दोनों के बीच हुई सारी बातें एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एली हैम के केस की रिपोर्ट तैयार करती है और उसे उस पर डिटेक्टिव डॉमर के सिग्नेचर की जरूरत होती है, लेकिन डॉमर उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर नहीं करते और एली को इस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। ये सब डॉमर गिल्ट में करते हैं। उसी सीन में आगे दिखाया जाता है कि वॉल्टर डॉमर को कॉल करके के मर्डर के बारे में सब कुछ उसे बताता है। वो बताता है कि क्यों और किस तरह से उसने के की हत्या की थी। इसी कॉल पर वो ये भी डिस्कस करते हैं कि वो के केस में रैंडी को खूनी बनाएंगे ताकि ये केस क्लोज हो सके। डॉमर उसे अपना बयान पुलिस को देने के लिए कहता है और उसके बाद वॉल्टर झूठा बयान देते हुए पुलिस में कहता है कि रैंडी के पास एक गन थी जिससे वो के को डराया करता था। क्योंकि के और वॉल्टर एक अच्छे दोस्त थे, इसलिए के ने उन्हें ये सारी बातें बताई होती है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि उसने वो गन अपने घर में हीटर के अंदर छुपाई है और ये सुनकर डॉमर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि डॉमर ने .38 mm वाली गन वॉल्टर के घर छुपाई होती है। लेकिन इस बात का पता वॉल्टर को चल जाता है और वो किसी तरह
उस गन को रैंडी के घर में छुपा देता है, जिससे खून का इल्जाम रैंडी पर लग जाए। और होता भी ऐसा ही है। पुलिस रैंडी को अरेस्ट कर लेती है। डिटेक्टिव डॉमर भले ही मजबूरी में वॉल्टर से उसका साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो असल में किसी इनोसेंट को सजा नहीं दिलवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर एली से उसके घर आने के लिए कहता है, ताकि वो चिट्ठियाँ जो के ने उसे लिखी थी, जिसमें रैंडी और उसके रिलेशनशिप और झगड़े के बारे में लिखा होता है, वो सारे लेटर एली को हैंड ओवर कर सके। एली वॉल्टर के घर जाने से पहले डॉमर के कहने पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करने उसी बीच पे पहुंच जाती है, जहां उसे 0.9 mm की एक बुलेट मिलती है। और आगे के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि ये बुलेट 0.9 mm वॉल्टर उसे यूज करता है, जिससे उसका शक डॉमर पर चला जाता है। दरअसल बीच बीच के सीन में कुछ दिखाया जाता है कि एली को कुछ ऐसी बातें पता चलती है, जिससे उससे डिटेक्टिव डॉमर पर शक होता है, लेकिन इस वक्त उसके पास सबूत भी होता है, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि डिटेक्टिव डॉमर ने ही डिटेक्टिव हैम पर गोली चलाई थी। इसके बाद एली वॉल्टर के घर जाती है लेटर्स लेने के लिए। उसके घर पहुंचकर एली की नजर के कपड़ों पर जाती है, जो उसने मरते समय पहने थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती, पीछे से वॉल्टर उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे एली वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉमर को जब पता चलता है कि एली वॉल्टर के घर गई है, तो वो भी वॉल्टर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉल्टर एली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और होता भी ऐसा ही है। जब वो वॉल्टर के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने एली को बेहोश कर दिया है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वॉल्टर डॉमर पर हावी हो जाता है और उन्हें बहुत मारता है। वहीं एली को अब होश आने लग जाता है। अब वो झगड़े की आवाज सुनकर वहां पहुंचती है और वॉल्टर पे वो गोली चलाती है, लेकिन वो बच जाता है और भाग के अपने दूसरे लेक हाउस में पहुंच जाता है। यहाँ अब एली डॉमर को बताती है कि वो अब जानती है कि डिटेक्टिव हैम पर गोली उन्होंने ही चलाई थी। वो जानना चाहती है कि उन्होंने अपने ही पार्टनर पर गोली क्यों चलाई। डॉमर कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, फॉग की वजह से उन्हें नहीं पता चला कि जिसपे वो गोली चला रहे हैं वो उन्हीं का पार्टनर हैम है। दूसरी तरफ से वॉल्टर उन पर बड़े गन से हमला कर देता है। अब इस बीच कई गोलीबारी होती है और अंत में डॉमर वॉल्टर को मार देते हैं और साथ ही थोड़ी देर बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। डॉमर की जान निकलते वक्त एली उनके साथ होती है, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाती और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।